राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। 65 वर्षीय मोहनलाल जी गांव में रहते हुए किसानी करते थे। उनकी पत्नी भी किसानी में उनका साथ दिया करती थी। पति पत्नी दोनों मिलकर अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे। मोहनलाल जी का एक बेटा जिसका नाम प्रकाश था। प्रकाश की परवरिश उन्होंने बड़े ठाट बाट से किया। कभी प्रकाश को खेती किसानी के कामों में नहीं लगाया। प्रकाश तो स्कूल जाता था। मोहनलाल जी का सपना था कि मेरा प्रकाश एक बहुत बड़ा अफसर बनेगा। उसे क्यों मैं मिट्टी और खेतों में डालूं। मेरी जिंदगी तो दूसरों के खेतों में काम करते हुए गुजर गई। यही सपना लेकर वह प्रकाश को पढ़ाते लिखाते रहे। प्रकाश भी अपने माता पिता की मेहनत को देखकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करता रहा। आखिर एक दिन माता पिता के अरमान पूरे हुए और प्रकाश पढ़ लिखकर इंजीनियर बन गया। उसने कई जगह से इंजीनियरिंग की नौकरी के लिए कई कंपनियों में फॉर्म भर दिया। फिर प्रकाश को दिल्ली की एक कंपनी में बुला लिया और वहां उसका इंटरव्यू हुआ। उसको नौकरी मिल गई। अच्छी तनख्वाह थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब धीरे धीरे बेटा तो जवान हो गया था, लेकिन मोहनलाल जी की उम्र अब हो चली थी। वहीं पर उनकी पत्नी की तबीयत खराब रहने लगी। मोहनलाल जी अब खेतों में काम करने के लायक नहीं रहे। उनके शरीर में दर्द रहने लगा। वहीं मोहनलाल जी की पत्नी भी अब अपने पति का साथ नहीं दे पा रही थी। उन्होंने तो अपने समय में बहुत साथ दिया, लेकिन उम्र भी कोई चीज होती है। हिम्मत हार चुकी थी। इधर प्रकाश की अच्छी सैलरी, अच्छी पैसे आते थे। प्रकाश दिल्ली शहर में कुछ ही महीनों में रहकर अपने लिए एक अच्छा सा मकान ले लिया। ऊपर नीचे डबल माले का मकान, सब कुछ बहुत अच्छा था। प्रकाश की शादी हो गई। पत्नी का नाम सोनिया। प्रकाश अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली शहर में रहने लगा, लेकिन काफी समय से मोहनलाल जी और उनकी पत्नी यहाँ घर में तकलीफ महसूस करते थे। मोहनलाल जी की पत्नी की तबीयत खराब रहने लगी तो प्रकाश ने कहा, मम्मी पापा, आप दोनों ने मेरे लिए दूसरों के खेतों में रातों दिन काम करके मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है कि आज मैं शान से बैठकर ऑफिस में काम करता हूँ। मेरे अंडर में कई लोग हैं। मुझे साहब बुलाते हैं। तो मुझे वही दिन याद आता है जब आपको गांव में मोहन मजदूर के नाम से लोग जानते थे। अब यह मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक मजदूर बनकर ही गांव में पड़े रहें। मेरे पास आ जाइए। आप लोगों को दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। मोहनलाल जी की पत्नी भी कहने लगी कि अब किस चीज की कमी है। बेटे के पास तो अच्छी खासी कमाई है। चलो हम भी दिल्ली शहर में जाकर रहेंगे। मोहनलाल जी अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली शहर आ गए। प्रकाश अपने माता पिता का खूब ध्यान रखता। ऊंचे के एक बड़े से कमरे को उसने एक आलीशान रूम में बदल दिया। पिता के कमरे में एसी लगवा दिया, फ्रिज रख दिया, टीवी लगवा दिया। जो जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए थे सब कुछ लगा दिया। माता पिता की देख रेख के लिए एक नौकरानी फुल टाइम लगा दिया कि मेरे मम्मी पापा को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और मम्मी की दवाइयां भी अच्छे हॉस्पिटल में शुरू कर दिया। माँ की दवा चलती रही और प्रकाश की पत्नी दोनों अपनी जिंदगी में व्यस्त रहे। यहाँ सिर्फ कमी थी तो समय की। दोनों पति पत्नी नौकरी करते थे। नौकरानी उनका अच्छे से ध्यान रखती। अब मोहनलाल जी के सुख के दिन लौट आए थे। पत्नी की दवाइयां चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे दवा चलने के बावजूद भी वह कमजोर होती जा रही थी। उन्हें गांव की शुद्ध हवा पानी सूट करती थी, लेकिन यहाँ बंद कमरे में एसी में रहना और दिल्ली शहर की सुविधाएं उन्हें रास नहीं आई। शायद उनकी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं था। साल भर के अंदर ही मोहनलाल जी की पत्नी दुनिया को छोड़कर चली गई। मोहनलाल जी अब उस बंद एसी रूम में अकेले रह गए थे। उन्हें अपनी पत्नी के जाने का बहुत गम था। मोहनलाल जी तो वैसे भी खेतों और किसानों में काम करने वाले
खुली हवा में रहने वाले व्यक्ति थे। उन्हें कहाँ एसी की हवा रास आती थी। पहले तो उनकी पत्नी साथ होती, उनका सहारा था। वह अपनी पत्नी को दवाइयाँ देते, उनका हाथ पकड़कर उठाते बैठाते, दुख दर्द की बातें ही सही, लेकिन मोहन लाल जी की पत्नी साथ बैठकर बातें तो किया करती थी। अजी, मेरे कमर में यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, दवाइयाँ खाने से पेट में गैस हो गया है। भले ही वह अपना दुख ही सुनाती थी, लेकिन मोहन लाल जी का समय उनके साथ कम निकल जाता था, पता नहीं चलता। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को अपना दुख दर्द बताते हुए एक दूसरे का सहारा थे। लेकिन आज मोहन लाल जी अकेले पड़ गए थे। बेटे बहू के पास समय नहीं था कि वह आकर माता पिता के पास बैठे, उनका दुख सुने। उनके दो बच्चे भी थे, एक का नाम दीपेश था और बेटी का नाम डॉली था। दोनों 10 साल 12 साल के हो गए थे। समय बहुत आगे निकल गया था। मोहन लाल जी की बेचैनी और उदासी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। दोनों बच्चे स्कूल जाते और बेटा और बहू दोनों ऑफिस चले जाते। मोहन लाल जी के साथ उनकी सेवा करने के लिए रह जाती थी तो सिर्फ नौकरानी। वह खाना बनाकर रखकर ऊपर चली जाती। बाबूजी, कोई जरूरत होगी तो बता देना, मैं यहीं बाहर ही हूँ, जो भी चीज चाहिए बता देना। प्रकाश अपने पिता के कमरे में आता तो सिर्फ यही देखने कि मेरे पिता की सारी मशीनें बराबर काम कर रही हैं कि नहीं, एसी ठंडी हवा दे रही है कि नहीं, फ्रिज में खाने पीने की चीजें बराबर है कि नहीं। लेकिन मोहन लाल जी को इन आधुनिक चीजों से कोई सुख सुविधाएं नहीं मिल रही थी। उन्होंने तो अब एसी चलाना बंद कर दिया था, टीवी चलाना बंद कर दिया था। जिस टीवी पर वह सत्संग सुन लिया करते थे, देश विदेश की हिंदी खबरें भी सुन लिया करते थे। लेकिन कुछ समय से उन्होंने टीवी बंद कर दिया, फ्रिज में पड़ी हुई चीजें खाना बंद कर दिया। एक दिन जब प्रकाश ऊपर आया तो देखा सारी चीजें बंद है और पापा खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखते हुए आंखों में आंसू भरे न जाने क्या सोच रहे हैं। उसने पूछा, पापा तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, तबीयत ठीक है, लेकिन तुम मेरा एक काम करो, मेरा यह बिस्तर बरामदे में लगवा दो। मुझे नहीं रहना इस एसी कमरे में, मुझे बहुत बेचैनी होती है। प्रकाश ने कहा, पापा वहाँ बरामदे में कितने मच्छर हैं, वहाँ पर धूल मिट्टी उड़ती है, आपको अच्छा लगेगा क्या कि मच्छरों के बीच में रहना? हाँ बेटा, मेरा अब इस कमरे में मन नहीं लगता। प्रकाश बिना जवाब दिए नीचे चला गया। वह अपनी पत्नी सोनिया से बताया, पापा को कुछ दिनों से क्या हो गया है, एसी नहीं चलाते, खिड़की खोलकर बाहर देखते हैं। कह रहे थे कि मेरा कमरा बरामदे में रखवा दो। आखिर इतनी सारी सुख सुविधाएं देने के बाद भी पापा को क्या हो गया है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? सोनिया ने कहा, अरे आज के जमाने में सास ससुर को कौन इतना सुख देता है, हमारा सोसाइटी में नाम खराब करना चाहते हैं। आते जाते लोग क्या कहेंगे कि माँ के मरते ही पिता को बरामदे में निकालकर फेंक दिया, वहाँ मच्छर काटेंगे, हमारा सोसाइटी में कितना नाम खराब होगा, हम तो इतने अमीरों में गिने जाते हैं। आज सोनिया की बातों में अपनापन और मान सम्मान नहीं था, उसकी बातों में अहंकार था कि हम पैसे वाले हैं, फिर चाहे जैसे भी हो हमें सुविधाएं तो लेनी ही पड़ेगी, चाहे एसी रूम में दम घुटता ही क्यों ना रहे, लेकिन पिता को बरामदे में रखना हमारी बेइज्जती होगी। इधर मोहन लाल जी अब उस कमरे में नहीं रहना चाहते थे। उन्हें सुविधाएं नहीं, अपनापन चाहिए था। उस कमरे में ना तो उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती थी और ना ही उनके पोता पोती ऊपर आते थे। दिन में एक आध बार कभी बेटा आकर मिल जाता था, वरना उन्हें तो किसी की सूरत देखना भी नसीब नहीं होता था।
बेटे को कई बार कहने पर भी जब प्रकाश ने पिता की बात नहीं मानी तो मोहनलाल जी अपने आप में आत्मग्लानि लिए अब चुप रह गए थे। कभी कभी तो वह अपने पोता और पोती दीपेश और डाली को आवाज भी देते, दीपेश ऊपर आना, तो डाली बिटिया ऊपर आना। लेकिन अब वह किसी को आवाज भी नहीं देते। नौकरानी खाना रखने जाती तो कभी कभी सुबह से शाम तक थाली पड़ी रहती। यह बात जब सोनिया को पता चली तो उसने प्रकाश से शिकायत करते हुए कहा, आखिर तुम्हारे पिता चाहते क्या है? इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद भी कई दिनों से वह मुंह फुलाकर बैठे हैं। हमने किस चीज की कमी रखी है उन्हें, जो वह अब ना तो खाना खाने में ज्यादा रुचि रखते और ना ही बच्चों से बात करते, यहाँ तक कि मुझसे भी बात नहीं करते। और नौकरानी कुछ कहती है तो उसे भी कह देते हैं, बार बार कमरे में मत आया करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रकाश ने कहा, बात तो मुझसे भी पापा नहीं कर रहे हैं, पता नहीं पापा को क्या हो गया है। रात को प्रकाश जब सोया तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोचने लगा कि जब माँ जिंदा थी तो पापा और मम्मी हम सब आंगन में बिस्तर डालकर सोया करते थे। मैं कभी पापा की चारपाई पर कूद कर जाता तो कभी माँ की चारपाई पर। मैं खूब मस्ती किया करता था पापा के साथ, उन्हें गुदगुदी करता हंसाता। फिर पैरों से पापा मुझे झूला झूलाते थे। पापा थक जाते तो कहते, अब झूले की एनर्जी खत्म हो गई है, कल आना, आज के पैसे दे दो। तो मैं माँ से पैसे मांगता, फिर माँ कहती, जाओ पापा से पैसे मांग कर ही पापा को दे दो। फिर खूब हंसते हम लोग। पापा मुझे कभी कभी अपने कंधे में बिठाकर स्कूल लेकर जाया करते थे। पापा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हिंदी पढ़ना और लिखना आता था तो पापा मेरे साथ बैठ जाते, मुझे पोयम पढ़ाते सिखाते, हिंदी में खूब रुचि लेते थे। ऐसा लगता था मुझे पढ़ाते समय कि पापा कितने बड़े मास्टर हैं। मुझे वह इस तरह से पढ़ाते, लगता ही नहीं था कि वह बहुत कम पढ़े लिखे हैं। उनके अंदर बहुत आत्मविश्वास हुआ करता था। यह सारी बातें याद करते करते प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। करवटें बदलते हुए किसी तरह से उसने रात काटी। दूसरे दिन घर के नौकर को बुलाकर कहा, पापा की चारपाई बरामदे में डलवा दो, उसमें एक गद्दा डाल दो और वहां पर एक टेबल फैन भी रखवा दो। यह सब नौकर ने कर दिया तो प्रकाश सुबह नाश्ता लेकर गया और बोला, पापा नाश्ता करने के बाद बरामदे में देख लेना, आपके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट रखा है। मोहनलाल जी कुछ नहीं बोले, नाश्ता किए और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगे। तभी उन्हें याद आया कि प्रकाश बरामदे में आखिर क्या सरप्राइज रखा होगा। मोहनलाल जी नीचे उतरे और देखे तो उनके लिए एक चारपाई, गद्दा, चादर और फैन रखा हुआ था। वह बहुत खुश हुए, तुरंत नीचे आकर बरामदे में पंखा चालू करके बैठ गए। फिर थोड़े टाइम के बाद ठंडी ठंडी पेड़ पौधों की हवा चल रही थी तो उन्होंने पंखे को बंद कर दिया। अब बरामदे में बैठे हुए वहां से लगा हुआ रोड जा रहा था। गाड़ी और साइकिल, लोगों के आने जाने की आवाजें अच्छी तरह से उन्हें आ रही थी। वहां उन्हें बच्चों के खेलने की आवाज भी आती। नीचे बरामदे में दीपेश और डाली एक दूसरे के पीछे पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे तो कभी चारपाई के आसपास घूम जाते। दादाजी का मन अब प्रफुल्लित हो उठा। वह दादाजी दादाजी करके कभी उनके पीछे छुप जाते तो कभी उन्हें छोड़कर भागते। अब मोहनलाल जी बच्चों का खेल देखते और उनका मन खुशी से भर जाता। यही तो उन्हें चाहिए था, लोगों की आवाज, ठंडी हवाएं, पेड़ पौधों की सरसराहट, जो एसी वाले रूम में कहाँ था। अब उन्हें अपने गांव जैसा लग रहा था। गांव की प्यारी यादें उनके मन को खुश कर रही थी। कभी कभी तो
दीपेश और डाली अपनी किताबें लेकर उनके चारपाई पे बैठ जाते, अपना होमवर्क करते। दादाजी से पूछते, दादाजी आपके समय में क्या आपकी बुक में यह पाठ था? तो दादाजी कहते, नहीं बेटा, यह पाठ तो नहीं था, लेकिन इससे मिलता जुलता और दूसरे पाठ हुआ करते थे। तो दोनों बच्चे उनसे कभी कभी पूछ भी लिया करते थे, दादाजी आप अपनी किताबों की कोई कहानियां याद है तो मुझे बताइए। मोहनलाल जी बहुत खुश होते और दोनों बच्चों को अपनी किताबों की कहानियां बच्चों को सुनाने लगते, या कि उन्हें कोई पुरानी कहानियां याद रहती तो वह सुनाते। फिर कभी कभी बच्चों का मन लग जाता तो कहते, दादाजी गांव की और कोई प्यारी बातें आपको याद हो तो बताओ। अब सोनिया ने देखा कि दोनों बच्चे जो पूरा दिन टीवी और मोबाइल पर लगे रहते थे, वह नीचे दादाजी के साथ खेलने में ज्यादा मगन थे। वह भी बरामदे में रखी हुई चारपाई पर कभी कभी सो जाया करते थे कहानी सुनते सुनते। सोनिया अब दादाजी के इस फैसले से खुश थी। उसने देखा कि ससुर भी बहुत खुश है। प्रकाश को भी अपने पिता के चेहरे पर खुशी नजर आने लगी थी। अब तो कभी कभी बच्चे भी दादाजी के साथ बैठकर ही नाश्ता किया करते थे। पहले तो मोबाइल और टीवी देखकर नाश्ता करते, लेकिन अब दादाजी के साथ बैठकर बातें करते हुए ऐसे ही नाश्ता चट कर जाते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्रकाश भी समझ गया था कि मेरे पिताजी को इन मशीनों की सुविधाएं नहीं, उन्हें अपनेपन की जरूरत है, जो कि वह हमेशा से लोगों के साथ जीते आए हैं। उन्हें कहाँ मशीनों की आदत है। मोहनलाल जी एक दिन बैठे हुए कुछ चश्मा लगाकर पेपर पढ़ रहे थे तो दीपेश और डाली पहुंच गए। कहने लगे, दादाजी मेरे स्कूल में बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उसमें पेरेंट्स के रूप में सबके ग्रैंडफादर को बुलाया गया है, जिसमें सबके ग्रैंडफादर और मदर आएंगे। लेकिन सब लोग दिल्ली शहर में रहते हैं, सब इंग्लिश में बातें करते हैं। दादाजी आप तो गांव से रहते हो, आपको इंग्लिश बोलना आता होगा कि नहीं? मोहनलाल जी ने कहा, बेटा इंग्लिश बोलना तो नहीं आता, लेकिन मैं भी अपने बेटे के स्कूल में जाता था, बहुत अच्छा बोलता था, कभी लोगों में मेरा नाम खराब नहीं हुआ। दीपेश और डाली सर झुकाते हुए बोले, ओ दादाजी वह तो गांव की बात थी, आप वहाँ हिंदी में कुछ भी बोलते रहे होंगे, लेकिन यहाँ मेरे स्कूल में इंग्लिश चलेगा। बहुत से लोग अपना इंग्लिश में ही पोयम सुनाएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? ठीक है, मैं अपने स्कूल में कह दूंगा मेरे ग्रैंडफादर नहीं आ पाएंगे। वहीं पर सोनिया भी बैठी थी और प्रकाश भी। अपने पिता का इस तरह से अपमान देखकर प्रकाश से रहा तो नहीं गया, लेकिन वह बोलता भी तो क्या, दिल ही दिल में महसूस करने लगा कि जिस पिता ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज मैं दिल्ली शहर में इतना बड़ा अफसर हूँ, इतने बड़े मकान का मालिक हूँ, मेरे घर पे कई नौकर चाकर काम करते हैं, आज वही पिता मेरे बच्चों के द्वारा अपमानित हो रहे हैं। उनका सम्मान, उनके परवरिश पर ठेस पहुंच रही है। वह बच्चों को डांटा तो नहीं, लेकिन मन ही मन उदास हो गया। वहीं सोनिया भी अपने ससुर को कुछ कह तो नहीं पाई, लेकिन मन ही मन वह भी गिल्टी फील करने लगी कि काश मेरे ससुर को भी इंग्लिश आती हो। मोहनलाल जी कुछ बोले तो नहीं, लेकिन अब आज वह अपने ऊपर वाले कमरे में चले गए। लाइट चालू किए, वहीं पर उनकी एक डायरी रखी थी, उसे वह निकाले और कुछ लिखने लगे। डायरी में वह सारी रात कुछ लिखते पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। दूसरे दिन ही प्रोग्राम था तो उन्होंने दीपेश और डाली से नीचे उतरकर पूछा, बेटा तुम लोग तैयार हो गए क्या? देखो मैं तैयार हो गया। उन्हें देखकर तो सोनिया की आंखें फटी रह गई। आज बाबूजी बहुत सुंदर सा कुर्ता और पैजामा पहने थे,
सिर पर उन्होंने पगड़ी बांध रखी थी। गांव के बिल्कुल वेशभूषा में, कपड़ा बहुत सुंदर साफ सुथरा था। वह पैरों में गांव की जैसी एक मोजरी पहन रखे थे, गले में गमछा डाले, बिल्कुल गांव के सरदार लग रहे थे। लेकिन यह सब कहाँ शहर में चलने वाला था। दीपेश और डाली देखकर मुंह में तो हाथ ही रख लिए। दादाजी, आप ये क्या बन गए हो? आप तो बिल्कुल गांव के किसान लग रहे हो। दादाजी, किसान का रोल नहीं करना है, वहाँ तो इंग्लिश में बोलना है। सोनिया भी एक पल के लिए सहम गई। उसने कहा, बाबूजी, आप मत जाइए, मैं स्कूल में मैसेज कर देती हूँ कि तबीयत खराब है सोनिया और डाली के ग्रैंडफादर की, इसीलिए वह नहीं आ पाएंगे। बेटे ने भी यही कहा तो मोहनलाल जी ने कहा, बहू, मुझे जाने दो, झूठ क्यों बोलूंगी, मैं जैसा भी हूँ आखिर बच्चों का दादाजी तो हूँ। फिर मेरे ठीक होते हुए स्कूल में झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। अब दोनों बहू बेटे और पोता पोती रोक नहीं पाए मोहनलाल जी को। मोहनलाल जी दोनों बच्चों को लेकर स्कूल पहुंच गए और हाल में सबसे पीछे की कुर्सी पर बैठ गए। दोनों बच्चे सबके ग्रैंडफादर और मदर को देखकर बिल्कुल सहम से गए। सबके ग्रैंडफादर कोट पैंट और शर्ट अच्छे सूट बूट में आए थे, वहीं सबकी दादी लोग अच्छी अच्छी साड़ियां पहनकर बिल्कुल स्टाइल में आई हुई थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर बच्चे उदास मन से बैठे थे। कुछ पेरेंट्स तो आवाज देने पर मंच पर गए और इंग्लिश में अपना नाम बताए, इंग्लिश में अपना परिचय दिए। लेकिन मोहनलाल जी का आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाया। वह बड़े शान से बैठे हुए बेचैन हो रहे थे अपना नंबर आने का। कुछ लोगों के नंबर जाने के बाद भी मोहनलाल जी का नंबर आया। स्टेज से अनाउंस हुआ, नेक्स्ट वी हैव मिस्टर मोहनलाल जी, ग्रैंडफादर ऑफ दीपेश एंड डॉली। अपना नाम सुनते ही मोहनलाल जी के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। वह अपना पगड़ी संभालते हुए स्टेज पर पहुंच गए। उन्हें माइक पकड़ाया गया। वह माइक को नीचे करते हुए अपने पोता और पोती की तरफ देखे, फिर प्यारी सी स्माइल दिए। दोनों बच्चे घबरा गए। दोनों बच्चे शर्म से चारों तरफ देखने लगे। वह पहले ही नमूना थे जो गांव के वेशभूषा पर आए हुए थे। उन्होंने माइक पकड़ते हुए बोला, मेरा नाम मोहनलाल जी है, मैं दीपेश और डाली का दादाजी हूँ। यह सुनकर वहां पर बैठे हुए टीचर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शायद इन्हें इंग्लिश में बोलना नहीं आता। सब बैठे हुए स्टेज के बाहर हाल में लोगों की नजर उनके ऊपर ही टिक गई। आखिर यह क्या बोलने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के सामने एक प्यारी सी हिंदी भाषा में कविता बताने जा रहा हूँ। मेरी कविता को ध्यान से सुनिए। उन्होंने कविता सुनाना शुरू किया। सबकी नजरें उनकी तरफ टिकी थी कि आखिर यह गांव से आए हुए दीपेश और डाली के दादा दादी क्या बोलने वाले हैं। उन्होंने कविता बोलना शुरू किया। मैं गांव की मिट्टी हूँ, थोड़ा सरल, थोड़ा सीधा, ना इंग्लिश जानता हूँ, ना मोबाइल का ज्ञान रखता हूँ, पर जब मेरी डाली बिटिया मुस्कुराती है तो सारी दुनिया जीत लेने का गुमान रखता हूँ। ना शब्दों की सजावट जानता हूँ, ना मंचों की शान, पर पोते की आंखों में जब चमक देखूं, सबसे बड़ा इनाम हूँ। मैं उनके बचपन का साथी बनूं, खेल कहानी हंसी की रीत बनूं। अगर मेरी बोल में प्यार दिखे तो समझ लेना मैं सही कविता हूँ। उनकी कविता तो खत्म हो गई, लेकिन हाल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल गूंज उठा और अब
दीपेश और डाली के मन में भी खुशी दौड़ पड़ी थी। उनकी कविता में इतना सरल, इतना आत्मविश्वास, अपनापन था कि सब लोगों की आंखों में आंसू तैर गए। एक पल के लिए सब लोग इंग्लिश बोलने का गुमान भूल गए थे। उनकी प्यारी कविता ने सबका दिल जीत लिया था। सब लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। फिर स्कूल में एक प्रोग्राम होने वाला था। स्कूल के मास्टर जी ने अनाउंस किया कि इस प्रोग्राम में जिसे भी भाग लेना हो, जो ग्रैंडफादर और मदर आए हुए हैं, वह अपना नाम दे सकते हैं। तो मोहनलाल जी अपना नाम देते हुए बच्चों से कहा कि मुझे इस प्रोग्राम में भाग लेना है। प्रोग्राम हिंदी में ही था। मोहनलाल जी को सारी बातें समझा दी गई। मोहनलाल जी उस प्रोग्राम में इतने अच्छे से बोले, इतना अच्छा उनका अभिनय था। एक बार फिर से उन्होंने अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया गया था। अब आई थी सबके इनाम की बारी कि आए हुए ग्रैंडफादर में से किसका भाषण, किसकी कविता सबसे अच्छी थी। तो पहले दो और लोगों का नाम आया जो थर्ड और सेकंड थे, लेकिन फिर फर्स्ट में मोहनलाल जी को बुलाया गया। उन्हें पहला इनाम मिला, उनको मेडल पहनाया गया। अब दीपेश और डाली की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह अपने दादाजी के साथ घर आए। आते ही अपनी माँ के गले लग गए। ओ माँ, आपको पता है क्या, स्कूल में आज सबसे फर्स्ट इनाम मुझे मिला है। मेरे दादाजी ने तो कमाल ही कर दिया। ऐसी कविता बोले, ऐसी कविता बोले कि सब स्कूल वालों की आंखों में आंसू आ गए। सबने तालियों से दादाजी का स्वागत किया। दादाजी को स्कूल के प्रिंसिपल ने मेडल पहनाया और उनका स्वागत किया। ये देखिए मेडल। यह सुनकर तो सोनिया भी खुशी से चौंक गई। ये क्या कह रहे हो? गांव से आए हुए दादाजी शहर में रहने वाले लोगों को पीछे कर दिया। दादाजी ने कहा, बहू, अगर आत्मविश्वास और दिल के साथ कुछ कहा जाए तो वह जरूर दूसरों के दिल को छू जाता है। घमंड से बोला गया, अहंकार से बोला गया शब्द स्पष्ट समझ में आता है, लेकिन दिल से बोला गया शब्द भी स्पष्ट समझ में आता है कि इसमें दिल की गहराई और अपनापन है। मैंने तो बस अपने दिल की आवाज को वहाँ स्टेज पर बोला था। मेरे अंदर कोई घमंड और अहंकार नहीं था और न ही मेरे मन में जीतने की कोई स्पर्धा थी। बस मैंने अपने पोता पोती और अपने बच्चों को प्यार दिया और उनके लिए प्यार से दो शब्द बोले थे। उन्हीं के प्यार के लिए तो मैंने कविता लिखी थी जो कि लोगों को पसंद आई। मेरी कविता मेरे दिल से निकली हुई मेरी आवाज थी। यह सुनकर सोनिया की आंखों में भी आंसू आ गए। वह अपने ससुर जी के पैर पड़ी और कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। आज तक मैं आपको गांव का सीधा साधा व्यक्ति समझती रही। मैं भूल कर बैठी कि सीधे साधे गांव के लोगों के ही मन में सच्ची भावनाएं होती हैं। दिखावे का कोई माहौल नहीं होता उनके अंदर। वह बिल्कुल सरल और सीधा जीवन जीते हैं, कभी दिखावे की जिंदगी नहीं जीते। और मैं यहाँ पैसे और दौलत के चक्कर में दिखावे में पड़ गई थी कि हाई फाई सोसाइटी में पैसे से बढ़कर कुछ नहीं होता। लेकिन आज आपके अपनेपन, सरलता और सच्चाई ने इन सबको पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, कहानी यहीं से खत्म होती है। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।